सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्वतंत्रता, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाने वाले। से प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में ही इस कंप्लीट चैप्टर को हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हर दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर जिसका नाम है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्वतंत्रता है क्या, और ये स्वतंत्रता शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, क्योंकि ये वो टॉपिक है, वो क्वेश्चन जहां से हर बार आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है, और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, क्या? पूर्ण स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। और लिबर्टी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो लिबर्टी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा। ठीक है, और लैटिन भाषा का वो कौन शब्द है? लिबर। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया भाई। स्वतंत्रता किस भाषा से लिया गया है भाई? तो स्वतंत्रता जो है अंग्रेजी में से लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी जो है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। यानी आप सभी को पता है कि भाई स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। आपके पास भले ही कितने प्रकार के अधिकार हो, आप अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता समाज के अंदर प्रदान की गई हो। अगर आपके पास अधिकार हैं पर स्वतंत्रता नहीं, तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कतई भी नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो स्वतंत्रता की बात कर रहे तो स्वतंत्रता को दो प्रकार में बांटा गया है। एक को कहते हैं स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप, और दूसरे को कहा जाता है स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भाई इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी पूर्ण प्रतिबंध का अभाव। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी व्यक्ति क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र समाज में स्वतंत्र रूप से जन्मा है। तो स्वतंत्र समाज में जब स्वतंत्र रूप से जन्मा है व्यक्ति, तो उसे अपने कार्य को, अपने विकास करने के लिए वो सारे कार्य करने का अधिकार है, वो सारे कार्य करने की स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सके। यानी पूर्ण स्वतंत्रता बिना किसी अभाव के, यानी इसमें व्यक्ति जो करना चाहे कर सकता है। ठीक है, चोरी करना चाहे कर सकता है, किसी को मारना चाहे मार सकता है। परंतु वर्तमान में इस नकारात्मक स्वतंत्रता को नहीं अपनाया गया है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो सबसे बड़े पक्षधर हैं वो है J.S. मिल। क्या है? J.S. मिल जो विचारक हैं वो पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि भाई राज्य के पास अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास अधिकार होगा तो राज्य नागरिकों के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे नागरिक जो है अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ये नकारात्मक स्वरूप के जो विचारक हैं वो कहते हैं भाई राज्य के पास वो अधिकार नहीं होना चाहिए जिस अधिकार का प्रयोग कर वह व्यक्ति के अधिकारों पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधों का अभाव। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ करना चाहे कर सकता है। किसमें? नकारात्मक स्वतंत्रता में। दूसरा है स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। तो वर्तमान में जिस समाज में हम रहते हैं, तो वर्तमान में स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप उसमें क्या है? तो स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप में
व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। क्या नहीं होती है? पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता पर युक्त, जी हाँ, कानून के माध्यम से युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी दूसरे की पढ़ाई को समाप्त कर दूं, उसको कैद कर लूं और खुद अकेले पढ़ने जाऊं, यह संभव नहीं है। तो इसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का ऐसा स्वरूप जिसमें थोड़ा बहुत युक्त कानून सम्मत प्रतिबंध होने जरूरी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का तो प्रयोग सही प्रकार से करता रहे, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की क्या होता है, वो भी स्वतंत्रता होती है। यानी मेरी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे व्यक्ति की मेरे प्रति क्या कर्तव्य होगा, उसी प्रकार से उसकी स्वतंत्रता जो है वो मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, ताकि मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल रखूं, उसकी स्वतंत्रता का किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान में जिस स्वतंत्रता का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो सबसे बड़े पक्षधर हैं वह है जे.एस. लॉस्की। क्लियर? तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव होता है, इसमें व्यक्ति पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि भाई प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र जन्म दिया है, तो मनुष्य को स्वतंत्र विचरण करने का, स्वतंत्र व्यवहार करने का, स्वतंत्र कार्य करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन वह उसे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। वर्तमान समाज में स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो भाई जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसमें क्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति होगा, जो अमीर होगा, ठीक है, जो बलशाली होगा, वही अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, इसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली पद्धति चलेगी। भाई जो मजबूत है, जो जिसके पास अधिक सब कुछ है, वो अपनी स्वतंत्रता का आसान इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन जो गरीब है, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो वर्तमान समाज में नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और सभ्य समाज में सकारात्मक स्वतंत्रता का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि नकारात्मक स्वतंत्रता का। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, क्लियर हो गया? चलिए, आई होप ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता के दो रूप कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार से कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज की जो आपके लिए बेहद जरूरी है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो है एडुका जोन के द्वारा जो एक बहुत अच्छी पुस्तक आप सभी के लिए तैयार की गई है, जिसमें आपको सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें वो सारे टॉपिक दिए गए हैं जो अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं। मैंने खुद इस पुस्तक को स्वयं पढ़ा है, इसको एनालाइज किया और इसमें देख पाया है कि पुस्तक वर्तमान में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे छात्र लगातार मैसेज आते रहते हैं कि सर कुछ ऐसी बुक बताइए, कुछ ऐसी राइटर्स की बुक बताइए जिसमें हमें हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप एडुका जोन जो है बुक ले सकते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, क्लास 10 क्लास 12 दोनों चीज़ों में उपलब्ध है ये। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, साइंस हर एक चीज़ में उपलब्ध है। तो जल्दी कीजिए, इसे बाय कीजिए, परचेज कीजिए, लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात कर लेते हैं आज के हम अपने सेकेंड टॉपिक की। ठीक है, तो वो है स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं जहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ली कॉक ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। तो ली कॉक के अनुसार स्वतंत्रता समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की उस सीमा तक रोक टोक रहित स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते। तो ली कॉक का मानना है कि भाई कि स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता है जब तक कि भाई उस व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता हनन नहीं करेगी, यानी उस बाधा तक
उस सीमा तक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाएगी जिस सीमा तक वह स्वतंत्रता उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जैसे ही उसकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बनने वाली हो, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो लीकोक के अनुसार क्या है कि स्वतंत्रता तब तक उस सीमा तक रोक टोक सही स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्य, उसके कर्तव्य किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। इसी प्रकार मैकनी क्या कहते हैं, तो मैकनी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। जिस प्रकार से ठीक है जीएस मिल का कहना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। राज्य के पास अधिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के पास अधिकार है तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मैकनी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि विवेकहीन प्रतिबंधों के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंध लगाना है। तो भाई राज्य आपकी स्वतंत्रता पर विवेकपूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए जिसके माध्यम से आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल ही ना कर पाए। नहीं, राज्य आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो लगाएगा, बट वो प्रतिबंध अन्यायपूर्ण ना हो, कानून सम्मत हो, संविधान के अनुसार हो, ठीक है, बेवजह ना हो। तो उतना प्रतिबंध राज्य आपकी स्वतंत्रता पर लगाएगा जिससे कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सके। क्लियर? चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए तो बात कर लेते भाई स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से। तो यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं भाई स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हैं। तो आप देख सकते हैं भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता, ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता के रूप हैं। तो सबसे पहले अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें तो भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो सपोर्ट करते हैं, जो बात करते हैं, वह है रूसो। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है भाई जब समाज का निर्माण भी ना हुआ हो, क्योंकि इनका मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र जन्म दिया है, तो मानव को स्वतंत्र रूप से विचरण करने का, स्वतंत्र रूप से रहने का, स्वतंत्र रूप से आने जाने का पूर्ण अधिकार है। इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, हालांकि वर्तमान में प्राकृतिक स्वतंत्रता मान्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि भाई एक व्यक्ति अपने देश में नागरिक के तौर पर मिलने वाली सभी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता क्या है? एक राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को नागरिक रूप में जो भी स्वतंत्रता मिलेगी वो नागरिक स्वतंत्रता कहलाएंगी। इसी प्रकार क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के जो पक्षधर वो है लास्की। तो लास्की क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्यों के कार्यों में क्रियाशील होना है। और राज्यों का कार्य क्या होना है? जैसे आप सभी राजनीतिक, अगर मैं, जैसे हम सब भारतीय नागरिक हैं, भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे राजनीतिक रूप से अधिकार दिया गया है वोट डालने का। इसके बाद विशेष उम्र प्राप्त करने के बाद वो चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, अगर उसके नियम खिलाफ हो तो उसके खिलाफ आंदोलन भी कर सकता है, धरना प्रदर्शन भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी सरकारी पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता जो नागरिकों को प्रदान की जाती है किसी भी राज्य में रहने वाले। ठीक है, इसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर जो है संसाधनों का समान वितरण से नहीं लिया गया है। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है भाई व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करना, ठीक है, विचरण करना, व्यापार करना, आर्थिक रूप से स्वावलंबन होने का अधिकार प्रदान करना। तो ये क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी प्रकार से नैतिक स्वतंत्रता। भाई नैतिक स्वतंत्रता के जो पक्षधर हैं वो कौन है? ग्रीन और बोसांके। तो नैतिक स्वतंत्रता के जो पक्षधर, उनका मानना है कि भाई व्यक्ति नैतिक रूप से स्वतंत्र है, सही गलत, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, इन सभी के बारे में नैतिक रूप से निर्णय लेने के रूप में जो है नागरिक पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। नैतिक स्वतंत्रता के रूप में बाधा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप प्रोफेसर लास्की ने से निजी स्वतंत्रता के रूप में माना है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है भाई व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर हर कार्य करने के लिए सक्षम है जो
उसके व्यक्तिगत रूप से हैं, यानी हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के रूप में पूरी तरह क्या है, स्वतंत्र। इसे आप निजी स्वतंत्रता के नाम से भी जान सकते हैं। इसी प्रकार से है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर राष्ट्र स्वतंत्र रहेगा तभी व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भाई राष्ट्र अपने लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, राष्ट्र पर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संप्रभुता की बात की गई, पूर्ण प्रभुसत्ता की बात की गई कि भाई राज्य अपने राज्य में की सीमा के अंदर नियमों का निर्माण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, उस पर किसी बाहरी देश का अभाव, माफ कीजिए बाहरी देश का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। तो अगर राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो नागरिक अपने आप व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हम डेली क्लासेस लेकर आने वाले हैं। रात यानी हर रात को 9:45 पर हमारी क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस। और क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, तो आप सभी लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और इसमें हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित वो सारे टॉपिक कराएंगे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के, जहां से परीक्षा में 100% सवाल आने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। और एक लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों। तो बात करते भाई स्वतंत्रता की विशेषता क्या होती है। अभी तक जितने भी हमने स्वतंत्रता का जिक्र किया, उसके बाद इन सभी चीजों की हम बात करें तो स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। यानी स्वतंत्रता का यह मतलब हरगिज नहीं है कि भाई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। अगर व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तो भाई वो क्या होगा, अराजकता का शासन होगा। यानी फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, व्यक्ति जो चाहे वो करेगा, जिसमें जिसके पास संपत्ति होगी, जो बलशाली होगा, जो बलवान होगा, उसका शासन होगा। और जो कमजोर वर्ग हो वो क्या होगा, शासित वर्ग में होगा। तो स्वतंत्रता की हरगिज मतलब नहीं है कि भाई प्रतिबंध का अभाव ना। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि युक्त प्रतिबंध हो, अनुचित प्रतिबंध के बजाय युक्त प्रतिबंध होना चाहिए। निरंकुश अनैतिक अन्यायपूर्ण पाबंदियों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता नहीं। तो निरंकुश अनैतिक अन्यायपूर्ण पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। तो भाई कुछ प्रतिबंध होने चाहिए जो नैतिक होने चाहिए, युक्तियुक्त होने चाहिए, कानून सम्मत होनी चाहिए। न्यायपूर्ण, नैतिक और उच्च पाबंदियों का होना क्या है, स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपूर्ण, नैतिक रूप से और कानून सम्मत कुछ प्रतिबंध होने चाहिए ताकि व्यक्ति अपने दायरे में रहकर अपने कार्य को कर सके। ठीक है, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ऑब्वियस सी बात भाई, बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अधिकार चाहे कितने भी हो, लेकिन आप उन अधिकारों का प्रयोग तभी कर पाएंगे ना जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अन्यथा अधिकार खोखले साबित होते हैं। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। तो स्वतंत्रता क्या है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से। यहां पर व्यक्ति की बात करें, धर्म, लिंग, जाति, विशेष, भाषा से परे हर व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे वो किसी भाषी संबंधित क्यों ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला क्यों ना हो। अधिकार, समानता, स्वतंत्रता सभी रूप से प्रदान किए जाएंगे समान रूप से। क्लियर? 3 नंबर से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते भाई स्वतंत्रता के लिए आवश्यक संरक्षण, यानी वो कौन कौन से तत्व जरूरी हैं जो स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिसके बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, जिसके साथ स्वतंत्रता संभव है। वो सबसे पहली चीज है लोकतंत्र की स्थापना। जी हाँ, लोकतंत्र की स्थापना। क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश में ही स्वतंत्रता का सही रूप से संचालन किया जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक देश में, या आप कह सकते हैं राजशाही या निरंकुश शासन तंत्र में स्वतंत्रता का प्रयोग सही प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्र किसके लिए आवश्यक है, स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता कहां मिलेगी, लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक देश में। ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार। तो भाई मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के रूप में कह सकते जनक हैं, क्योंकि जैसे भारतीय संविधान में भाग 3 में है ना,
हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। और आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? स्वतंत्रता, माफ कीजिएगा, समानता। फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार भी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से करने में ठीक है आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण, तो भाई स्वतंत्रता की स्थापना के लिए शक्तियों का पृथक्करण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया, अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया तो इसमें आपस में क्या बाधक होंगी। तो शक्तियों का पृथक्करण भी बहुत जरूरी है स्वतंत्रता की स्थापना के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो भाई क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकार रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सही रूप से क्या करेगी? लागू करेगी। ठीक है। समान अधिकार, भाई स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए समान अधिकार होना चाहिए। समान अधिकार के बिना स्वतंत्रता निरर्थक होगी। ठीक है। कानून का शासन, तो स्वतंत्रता को स्थापित करने में कानून का शासन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, माफ के ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में क्या कानून का शासन है। तो यहाँ पर नागरिक पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण। भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई है। स्थानीय शासन की बात करें, अगर हम केंद्र शासन की बात करें, राज्य शासन की बात करें, तो हमारे यहाँ पर क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। और संविधान, संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उनके कर्तव्य, उनके कानून, हर व्यक्ति के क्या स्वतंत्रता है, उनकी बाधाएं, सब कुछ जो है संविधान में लिखे गए होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही और उचित रूप से प्रयोग करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का हनन यानी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे की स्वतंत्रता हनन नहीं करता है, क्योंकि सभी को कानून के माध्यम से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये वो तत्व हैं जिसके माध्यम से स्वतंत्रता की स्थापना की जा सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला है भाई प्रतिबंध क्यों? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए? क्या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जरूरी है? क्या व्यक्तियों के बिना प्रतिबंध के स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए? तो हम देख लेते हैं भाई क्या है। तो भाई कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। कानून के शासन की स्थापना के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना आवश्यक है। बिना प्रतिबंध के स्वतंत्रता जो है वो निरंकुशता को जन्म देती है, अराजकता को जन्म देती है। ठीक है, अलगाववाद को जन्म देती है। इसके लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है। दूसरा, दूसरों के अधिकारों की रक्षा। तो भाई दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी स्वतंत्रता होना यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का उसी हद तक इस्तेमाल करेगा जब तक वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर ले। यानी अगर उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है तो वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी एक बाउंड्री, सीमा रेखा खींच जाएगी, भाई इस सीमा रेखा से बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इस सीमा से बाहर किसी दूसरे की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए, किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध होना जरूरी है। क्लियर? चलिए अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए। भाई हर समाज में अल्पसंख्यक होते हैं, तो उनकी हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? बहुसंख्यक का राज। हम देख सकते हैं ना श्रीलंका में क्या हो गया, तो वहां पर बहुसंख्यकों का अधिकार अधिक दिया गया, जबकि अल्पसंख्यकों को कम अधिकार दिया गया। तो वहां पर बहुसंख्यकों द्वारा अपनी स्वतंत्रता का नाजायज इस्तेमाल किया गया, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया गया। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के अधिकार रक्षा करने के लिए भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना जरूरी है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हानि के सिद्धांत। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई हानि के सिद्धांत किसने दिया। तो हानि के सिद्धांत दिया है जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल ने दिया है हानि के सिद्धांत। अब जे.एस. मिल के अनुसार भाई स्वतंत्रता यानी अगर हम बात दो प्रकार की होती है, एक होती है स्व संबंधी कार्य और दूसरा होता है पर संबंधी कार्य। तो भाई
जेएस मिल के कहना है कि भाई स्वयं संबंधी जो व्यक्ति को अपने संबंधित कार्यों के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित अपने कार्य करने के लिए, जबकि व्यक्ति अपने शरीर के प्रयोग करता है, तो अगर वो सिगरेट पिए, शराब पिए, वो कोई भी काम करे तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे वो कार्य इलीगल ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे, उस कार्य से उस व्यक्ति के शरीर पर हानि हो रही है। ठीक है, उस व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, ना कि किसी दूसरे के शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इस रूप में व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए जब वह स्व संबंधी कार्य करे। जी हाँ, जब वह स्वयं संबंधी कार्य करे तो उस पर पूर्ण क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करता है जिसका प्रभाव वह उसको स्वयं झेलना पड़े, तो उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो शराब पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो भाई वो शराब का सेवन करने दो उसे, जेएस मिल के कहना है। तो जेएस मिल कहना भाई शराब का सेवन करके वो अपने फेफड़े खराब कर रहा है, अपना शरीर खराब कर रहा है, समाज का शरीर थोड़ी खराब कर रहा है, तो उस प्रकार से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन पर संबंधी कार्य यानी व्यक्ति के उस कार्य से, जिस कार्य से समाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उस कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। यही है हानि का सिद्धांत। यानी समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से कोई गलत कार्य करता है जिससे समाज के संपूर्ण वर्ग पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे समाज के संपूर्ण वर्ग जो है प्रभावित हो रहा है, यानी खुले में जाकर शराब पीना, खुले में जाकर क्या करना, सिगरेट पीना, इससे क्या होगा भाई, समाज में रहने वाले लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं ना, उसे देखकर वो भी उसकी आदत डाल सकते हैं। तो ये उस पर प्रतिबंध होना जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे ही कहते हैं हानि का सिद्धांत, जो कि जेएस मिल के द्वारा दिया। क्योंकि भाई जो जेएस मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पूर्ण पक्षधर हैं, जेएस मिल जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पूर्ण पक्षधर हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात। उदारवाद, यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछेगा, उदारवाद से क्या समझते हो। सबसे पहले बात उदारवाद की बात कर लेते भाई, तो उदारवाद है क्या। तो उदारवाद देख सकते हैं, तो उदारवाद अंग्रेजी में लिबरलिज्म, तो उदारवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिज्म से हुई है, यानी किससे हुई है, लिबरलिस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। तो उदारवाद क्या है, तो उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। यानी उदारवाद पूर्ण स्वतंत्रता के उदारवाद के पक्षधर ग्रुप में जाने जाते हैं। सार्टोरी ने एक अच्छी परिभाषा दी उदारवाद ग्रुप में दी है। उनके अनुसार, इनके शब्दों में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व्यवहार है। ये कौन कहते हैं, सार्टोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे गांधी जी का स्वराज, ठीक है, और बाल गंगा तिलक, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंग्लैंड की शानदार क्रांति 1688 में हुई। ठीक है, मैग्ना कार्टा किससे संबंधित भाई, तो मैग्ना कार्टा को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, जो इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, आंग सान सू की एक पुस्तक है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। आंग सान सू कहाँ की हैं, तो म्यांमार की हैं। नेल्सन मंडेला, लोग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्हें स्वतंत्रता की लंबी यात्रा लिखी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, 28 साल तक जेल में रहे। स्वतंत्रता पर निबंध यानी एसे ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है, जेएस मिल की पुस्तक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है, किसने कहा है, रूसो ने कहा है। स्वतंत्रता को छोड़कर किसी अन्य शब्द ने व्यक्ति की मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव नहीं डाला है, किसने कहा है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा है। क्लियर। इसी प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन से पक्षधर, कौन कौन से विचारक हैं, तो लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और जेएस मिल। इसी प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन से विचारक हैं, कांट, ग्रीन और लॉस्की। सो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस चैप्टर यानी स्वतंत्रता के चैप्टर कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहो, साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समानता